नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड के विशेष कार्यक्रम में आज दीपावली के पूर्व संध्या पर मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले हफ्ते आपसे मिल करके गया था, तो मैंने वादा किया था कि मैं दीपावली से एक दिन पूर्व आपसे मुलाकात करूंगा। हमारे विभिन्न फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमारे चाहने वाले साथियों, जिन्होंने मेरे विभिन्न गतिविधियों पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं, पिछले 4-5 दिनों से मेरी निजी व्यस्तता थी। मैं आपके व्हाट्सएप पे भी आपको उत्तर नहीं दे सका, फेसबुक पर भी मैं आपकी टिप्पणियों को ना तो पढ़ सका और ना कमेंट लिख सका। जैसा कि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस बात को देखा होगा कि चूंकि मैं पेशे से बाय प्रोफेशन तो एक डॉक्टर हूं, लेकिन कर्म से या एक्टिविटी से मैं एक प्रिंसिपल भी हूं। और हमारे साथियों का मेरी कार्यशैली को देखते हुए मेरे ऊपर ये दबाव बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा कि आपको गोरखपुर फैजाबाद स्नातक का एमएलसी प्रत्याशी बनना चाहिए। और ये प्रस्ताव मेरे पास पिछले शनिवार को आया, यानी आज से ठीक 6 दिन पहले। मैं शनिवार को इस पर निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन रविवार को मैंने अपने परिवार में जब इस पर चर्चा की तो एक आम सहमति बनी कि अगर लोग आपके सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लोग आपके पीछे अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको इस पद के लिए अपना नामांकन कर देना चाहिए। मैं अपने उन तमाम साथियों का इस वीडियो के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस नामांकन के लिए अपनी हर तरह की सहायता मुझे उपलब्ध कराई। मुझे अच्छी तरह जानने वाले इस बात को समझ सकते हैं कि मेरा राजनीति से कोई लगाव नहीं है। राजनीति मैं उस तरह की करता हूं जिसमें हमारे शिक्षकों का लाभ हो, हमारे चिकित्सकों का लाभ हो, लेकिन मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता जिसमें मेरी अपनी निजी संलिप्तता हो या मेरा कोई निजी स्वार्थ हो या मेरा कुछ अपना एम हो। मैंने आज अपने नामांकन पत्र की वैधता को जारी होने के बाद मैं आपसे मुखातिब हूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि चूँकि ये ऑनलाइन क्लास तो ज़रूर मैं अपने चिकित्सक साथियों के लिए ले रहा हूँ, लेकिन हमारे तमाम शुभचिंतक भी इस क्लास को लाइक करते हैं। तो मैं उन सब का अभिवादन करता हूं जिन्होंने मेरे पिछले 3 दिनों के नामांकन की प्रक्रिया से लेकर के और आज नामांकन पत्रों की जांच तक मेरा सहयोग किया। और अभी 17 तारीख तक नाम वापसी है और 18 तारीख से लेकर के इसका प्रचार प्रसार आरंभ होगा और 15 दिन के बाद 1 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा। हार और जीत के लिए नामांकन नहीं किया जाता। नामांकन एक विकल्प दिया जाता है अपने साथियों को, अपने वोटर्स को, कि वो तमाम प्रत्याशियों के बीच में अपने विकल्प की तलाश कर सके कि मुझे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है। और मैं इसी उद्देश्य से उतरा हूं कि मैं जिन समस्याओं को लेकर के हमसे अपेक्षा की जा रही है कि मैं उनकी समस्याओं के प्रति अपने जुझारूपन को सदन में रख सकूंगा, तो मैं अपने उन तमाम साथियों को आश्वस्त कर दूं कि आप जिस अपेक्षा के साथ मुझे इस मैदान में उतार दिए हैं, मैं आपकी उन आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। ये रही मेरे पिछले दिनों की व्यस्तता की बात। अब आइए कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ी विशेष बातों पर चर्चा हो जाए। अभी गत दिनों हमारे आईएच मेडिकल काउंसिल और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चुनावी कार्य समिति की बैठक हुई और उस कार्य समिति की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। अभी प्रदेश स्तर पर इसके गठन की प्रक्रिया आगे होगी। राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि आप सब ने पढ़ा, आप सब ने बधाइयाँ भी मुझे दिया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय महासचिव या सेक्रेटरी जनरल बनाया गया हूँ। और मैंने सहर्ष इस पद को स्वीकार इसलिए किया है कि आप सब जो नए प्रैक्टिशनर्स मेरे साथ इस लाइन में आए हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इतने मन से सीख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के नाम को वो आगे बढ़ा सकें, तो मैं उन सब के साथियों के संरक्षण के लिए पूरे देश के चिकित्सा
दर्शक साथियों के संरक्षण के लिए मैंने इस पद को सहर्ष स्वीकार किया है। इसके पहले भी मैं इस समिति में एज ए सेक्रेटरी था, लेकिन अब सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव के पद पर मेरी नियुक्ति कार्य समिति ने की है। मैं कार्य समिति का आभार व्यक्त करता हूँ। IH मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली की विभिन्न समितियों में मुझे एज ए एडिटर पद पर सुशोभित किया गया है। ये मेरी कार्यशैली और मेरी योग्यता को देखते हुए मेरे आकलन किया गया है। किस आधार पर मुझे एडिटर का पद दिया गया, मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चूँकि डॉक्टर वी कुमार जी मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरु भी हैं और उनका आदेश मैंने स्वीकार किया है, इसलिए आप सबकी शुभकामनाएं भी इन दोनों पदों पर मेरे लिए आई हैं। मैं आप सबका भी आभारी हूं। आप सबकी शुभकामनाएं मुझे मिली हैं। एक और सवाल लगातार इधर 3 दिन से हमारे कुछ दक्षिण भारत के हमारे साथी लगातार मेरे बुक पर सवाल कर रहे हैं कि सर बुक हिंदी में है कि अंग्रेजी में है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं अपने नए साथियों के लिए कि बुक तो वास्तव में बुक का जो एडिशन है वो हिंदी वर्जन ही है, लेकिन इस बुक में हिंदी और इंग्लिश का मिक्स वर्जन है। जहां पर हमको हिंदी की आवश्यकता लगी कि यहाँ पे हिंदी में बातचीत की जा सकती, वहाँ मैंने हिंदी का प्रयोग किया है, और जहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर इंग्लिश में बात की जा सकती वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग किया है। तो 60% इंग्लिश वर्जन है और 40% हिंदी वर्जन है। जो मेरा नेक्स्ट एडिशन आएगा वो इंग्लिश में ही कंप्लीट होगा, ये मैंने आपसे वादा किया है और मैं फिर अपने उन तमाम साथियों से वादा भी कर रहा हूँ। जहाँ तक बुक के एडवांस खुले रहने की बात है, आप सब ने मांग की थी, इस नाते बुक की एडवांस बुकिंग लगातार खुली है। आप जब भी चाहें अपने लिए बुक एडवांस बुक कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले से लेके आज तक हमारे 3-4 साथियों ने और बुकिंग की है। मैंने कुछ लोगों के नाम आज जोड़े हैं जब मैं फुर्सत में आया, और कुछ अभी बाकी हैं। जहाँ तक बुक के कंप्लीट होने की बात है, बुक लगभग 95% कंप्लीट हो चुकी है। केवल 5% बुक में कुछ बातें रह गई हैं, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अभी मैं सारे रोगों को नहीं उठा रहा हूँ। कुछ तकनीक मैंने आपको बताई है रोगों के बारे में, और प्रैक्टिस करने की एक प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। उस प्रक्रिया को लेकर के मैं अगले एडिशन में विभिन्न अन्य रोगों को सम्मिलित करूंगा। चूँकि बुक का इनॉग्रेशन का समय भी बहुत जल्द है, और लिखते लिखते वास्तव में मैं थक चुका हूं। उसकी प्रूफ रीडिंग देखते हुए मैं थक चुका हूं, और वर्क इतना ज़्यादा मैं कर चुका हूं कि अब बुक को केवल रोग के कारण रोके रहना ये अच्छी बात नहीं। इस नाते डिजीज़ तो लाखों हैं, हज़ारों हैं, और इसकी चर्चा अगर चलती रहे तो मुझे कम से कम 2 साल बुक लिखने में लगेगा लगातार, अगर मैं लिखता रहूं। इस नाते मैंने ये निर्णय लिया है, और अपने तमाम साथियों की डिमांड पर अब मैं 30 नवंबर को बुक का लिखना बंद कर दूंगा। 30 नवंबर तक जितने मैटर मैं उसमें डाल पाऊंगा उसको डाल करके, और लगभग 3 या 4 दिसंबर को ये प्रेस में जाएगी, और इसके बाद इसकी बाइंडिंग और प्रिंटिंग एक साथ होगी। मेरा पूरा प्रयास है, पूरा आपसे वादा है कि मैं 11 जनवरी को प्रयागराज के हमारे जो शपथ कार्यक्रम होगा प्लस मैटी जयंती होगी, उन सब के एक सामूहिक कार्यक्रम में इस बुक को इनॉर्गेट किया जा सके, जिसकी पूरी तैयारी डॉक्टर प्रमोद शुक्ला यानी डॉक्टर PK शुक्ला, जो हमारे IH मेडिकल काउंसिल के अभी न्यूली उपाध्यक्ष चुने गए हैं, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और वो इस तैयारी में लगे हुए हैं। अब आइए, अभी हमारे एक वरिष्ठ साथी ने पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक सवाल किया था, और उन्होंने उसमें पुरस्कार की घोषणा की थी कि लोगों को 20,000 या 25,000 रुपये तक की पुस्तक या क्या दिया जाएगा। मैंने उसको बहुत सरसरी निगाह से पढ़ा था, और उनका सवाल था कि क्या सूखे हुए पौधों में इलेक्ट्रिसिटी होती है? क्या सूखे पौधों में इलेक्ट्रिसिटी होती है? क्योंकि शायद उनको ऐसा लगा कि कुछ लोग पौधों को सुखा करके उसकी सूखी पत्तियों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा को प्रिपेयर करते होंगे। तो उनका सवाल था कि क्या सूखे पौधों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इस पर उन्होंने ये कहा कि इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि आप विज्ञान के कितने जानकार हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है अपने सीनियर साथियों पर जब इस तरह के ऊटपटांग सवाल करते हैं, और अगर मैं उनसे कोई सवाल करना शुरू कर दूं तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। क्या अगर हम नमक और क्लोराइड या क्लोरीन को, यानी सोडियम और क्लोरीन को अगर हम मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। नमक आपके घरों में है, क्या उसमें जीवन है? नहीं है। पानी आपका H2O है, क्या उसमें जीवन है? नहीं है। आपके जितने प्रकार के मेटल्स हैं, क्या उनमें जीवन है? नहीं है।
अगर जीवन की परिभाषा या लाइफ की डिफिनीशन हम जानना चाहें तो जीवन में कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम जीवन की परिभाषा देते हैं। जीवन में श्वसन होना चाहिए, यानी रिस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, हमारी एनर्जी को इन्वॉल्व होना चाहिए, एनर्जी के आउटपुट और इनपुट को देखना चाहिए। ये हमारे जीवित लक्षण हैं। तो और ये बात केवल पौधों में और जीवों में पाई जाती है, यानी एनिमल्स में और प्लांट में। अब सवाल हमारे उस साथी का है कि क्या मृत पौधों में या सूखे हुए पौधों में इलेक्ट्रिसिटीज होती है? अब इलेक्ट्रिसिटीज की डिफिनीशन ये क्या लेते हैं मैं नहीं समझ पाता हूँ। हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोहोपैथी में जो इलेक्ट्रिसिटीज की या इलेक्ट्रो शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, अर्थात प्रत्येक तत्व के इलेक्ट्रॉन की गतियों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट लिया गया, जिसको मैटी जी ने अपनी भाषा में तेज या द्रुत कार्य करने की या फास्ट वर्क करने की एक कल्पना की थी। हमारे वरिष्ठ साथी शायद इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि हर मेटल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो। सजीव में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ही है, और निर्जीव मैंने आपको जितनी बातें बताई, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फेरिक हो, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो सल्फर हो, या आपका कोई भी धातु हो, या आपकी पृथ्वी की मिट्टी हो, यानी इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में बना हुआ हर पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हर उसमें है तो पौधा चाहे डेड हो और पौधा चाहे हरा हो, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट तो रहेंगे, उसकी जो वेलोसिटी है वो तो रहेगी, उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा ½ mv², फिजिक्स के जानकार लोगों के लिए। तो इस तरह के सवाल करना कि क्या सूखे पौधों में इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसको बताने वाले ही विज्ञान के जानकार माने जाएंगे, इसको बताने वाले ही अच्छे इलेक्ट्रोहोपैथ माने जाएंगे। मैं समझता हूं कि उनके उम्र के हिसाब से कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह के सवाल उनके उभर के सामने आते हैं और उनके कुछ पीछे वाले जो प्रशंसक होते हैं जो ये समझते हैं बड़ा कठिन सवाल कर दिया गया और इसका जवाब शायद कोई दे पाए या ना दे पाए, और उसमें तालियां बजाते हैं पीछे से, ये इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रगति में बाधक है। हमारे पिछले तमाम साथियों ने, जो पिछले 7 महीनों से मेरे इस क्लास को सुन रहे हैं, और जिन तमाम सीनियर साथियों ने इसको प्रोत्साहित किया है, वो सब अब इलेक्ट्रोहोपैथी की एक नई क्रीम टीम में, मैं इसको क्रीम टीम कहूँगा इसलिए कि इलेक्ट्रोहोपैथी में जो जिस तरीके से प्रैक्टिशनर्स बढ़े हैं आज, मैं आप सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इलेक्ट्रोहोपैथी की दौड़ में अब अपने आप को एक रेसर समझ रहे हैं। ठीक जैसे मैदान में जो रिवॉल्वर होती, जब उसको दागा जाता है तो सारे खिलाड़ी दौड़ पड़ते हैं, तो मैंने रिवॉल्वर आपके लिए अनाउंस कर दिया है और मैंने ट्रिगर दबा दिया है, और आप सब इलेक्ट्रोहोपैथी के मैदान में दौड़ रहे हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप आते जा रहे हैं। लगातार आपकी हर गतिविधियों पर मेरी नज़र है। मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी व्यस्तता के बावजूद आपको आपके व्हाट्सएप देख नहीं पाता, मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ। जवाब मुझे जहाँ देना होता है मैं वहीं पर जवाब आपको देने के लिए उतरता हूँ। इसके बाद ये 3 महत्वपूर्ण बातें थीं जो मैं नोट करके आपके लिए आज बैठा था। अब आइए इलेक्ट्रोहोपैथी के करंट अफेयर्स पे चर्चा कर लें। करंट अफेयर्स मैंने नाम दिया है, करंट अफेयर्स आप सबके लिए। दीपावली का मौसम है, सबसे पहले तो अब मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। हालांकि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कल भी आपसे मिलूं, लेकिन अगर घरेलू व्यस्तता के कारण या जो फंक्शन है दीपावली के पर्व का, उसके शोरगुल में, क्योंकि कल धूम धड़ाका और पटाखों की आवाज़ बहुत तेज़ रहेगी और काफ़ी देर रात तक चलेगी, और आप भी अपने घरों में पूजा पाठ में व्यस्त होंगे, क्योंकि ये धर्म, ये पूजा ऐसा है जो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ऐसी दशा में मैं आज आप सबको दीपावली की पूर्व संध्या पे, दीपावली की सपरिवार आप सबको अपनी विशेष शुभकामनाएं देता हूं कि दीपावली के इस पर्व पर आपके मन में एक संकल्प हो इलेक्ट्रोहोपैथी में प्रैक्टिस करने की, इलेक्ट्रोहोपैथी में ललक बनाए रखने की, और आपका एगरनेस इसमें बना रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे,
मंगलमयी कामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। अब दीपावली के इस धूम धड़ाके में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदूषण फैलेगा, पटाखे दगेंगे, तमाम लोग पटाखों को छुड़ाने में अपनी आँखों से खिलवाड़ करेंगे और अत्यधिक प्रदूषण फैलने से सबसे पहले आपकी आँखों को नुकसान पहुँचेगा। तो ऐसी दशा में यदि किन्हीं कारणों से कहीं पटाखों की चोट या पटाखों के धुएं से आपकी आंखों को कोई नुकसान होता है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से आपको तत्काल CNS प्लस S12 प्लस WE, एक बार फिर नोट कर लें, CNS S12 WE, ये 3 औषधियाँ आप 20-20 ड्रॉप एक कप पानी में लेकर के इसको आप हर आधे घंटे पे कम से कम 6 बार रिपीट करा दीजिए। इससे आपके आंखों में होने वाली जलन, आपके आंखों के सामने जो धुंधलापन आ जाएगा उसमें आपको राहत मिलेगी। और इसके बाद यदि आंखों में कोई पटाखे हाथ से कोई चिंगारी चली गई है या उसके कोई कण चले गए हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। अब चूंकि प्रदूषण फैलेगा और प्रदूषण से आपको सफोकेशन हो सकता है, फेफड़े में आपके धुएं भर सकते हैं और आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को स्टडी स्टेट में बनाए रखने के लिए तत्कालिक इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत होगी। तो अगर ऐसा लगता है कि आपकी सांस फूल रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या आपको घुटन महसूस हो रही है तो वहाँ पे आप तत्काल P1, C1 और S1, P1, C1 और S1, ये 3 मेडिसिन आप मिला करके 10-10 ड्रॉप्स लेकर के आप 1 गिलास पानी में डालिए और उसको तत्काल पी लीजिए। फिर आधे घंटे बाद फिर आप 10-10 बूंद डालिए 1 गिलास पानी में और उसको पी लीजिए। यानी लगातार हर आधे घंटे पे आप 1-1 गिलास पानी पीते रहिए। आप तीसरी डोज में आप बिल्कुल अपने आप को नॉर्मल महसूस करेंगे। हमारे कुछ साथी आज दिन में लगातार इस बात को लिख रहे थे कि 450 ml से हमको दवा देनी है कि 30 ml से दवा देनी है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं मेरे फार्मूले को कि दवा कैसे बनानी है, या नए साथी बार बार भटक रहे हैं। तो एक बार मैं आज फिर से क्लियर कर दूं, हमारे जो कुछ नए साथी जुड़े हों मैं उनके लिए। हमने आपको बताया है कि आप किसी भी मेडिसिन कंपनी से D3 की ओरिजिनल मेडिसिन मंगा लीजिए जिसको स्पैजरिक एसेंस का नाम कहते हैं, और उस D3 से आप 5 ml या 60 ड्रॉप 60 बूंद दवा निकाल करके 450 ml के बॉटल में पहले डाल दीजिए। यानी 38 दवाएं आपको बनानी है। 450 ml की बॉटल अगर आपको बनानी तो 38 दवाएं आपको अलग अलग बनानी है। फिर वो जो 450 ml की दवा आपकी बन जाएगी उसमें से आप, अगर आपको 30 ml मिला करके 450 ml बनाना, अब आपको CNS अगर आपको बनाना है अलग से तो CNS बनाने के 2 तरीके हो गए। पहला तरीका ये हो गया कि आप ओरिजिनल मेडिसिन से सारे 5 ml आप हर मेडिसिन से निकाल लें और उस मेडिसिन को ला करके आप 450 ml के बॉटल में डाल दें। यानी 450 में आप 30 ml मेडिसिन डालेंगे, 5-5 की 6 मेडिसिन, और फिर आप जितना बचेगा 420 ml आप उसमें डिस्टिल वाटर मिला देंगे, आपका CNS तैयार हो जाएगा। L2 आपको बनाना है तो आप 15 ml डालेंगे, शेष आप 435 ml आप डिस्टिल वाटर डालेंगे। ऐसे आप L3 बनाएंगे तो 15 ml आप दवा देंगे, 5-5 ml तीनों दवाएं, और आप 435 ml आप डिस्टिल वाटर डालेंगे। ये तो आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपका ये हुआ कि अगर आपने 450 ml की सभी बॉटल्स बना रखी हैं, फिर उसमें से आपको CNS अगर बनाने की ज़रूरत है तो उसमें से आप एक रेशियो पहले तय कर लीजिए कि अगर आपको 30 ml मान लीजिए CNS बनाना है 450 ml वाले बॉटल से। ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको 450 ml बनी वाली बॉटल से CNS बनाना है, यानी पहले आपने सारे मेडिसिन को अलग अलग बना लिया, अब आपको CNS बनाना है, L2 बनाना है, L3 बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप 450 ml की बॉटल से निकाल करके CNS बना रहे हैं तो अगर आपको 30 ml बनाना है तो 30 ml को आप पहले 6 में डिवाइड कर दीजिए। 30 ml को आप 6 में डिवाइड करेंगे तो आपकी 5 आ जाएगा, 6×5 = 30। अब 5 ml की आप हर 450 वाले बॉटल से आप निकाल लीजिए, आपका 30 ml तैयार हो जाएगा। मेरी बात अगर आपकी समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी हर मेडिसिन से, यानी हर 450 ml के बॉटल से
अगर आपको 30 ml CNS बनाना है तो 6 दवाएं जो इसमें पड़ी हैं, S5, C5, L1, A3, F1 और VEN1, ये आपका क्रॉनिक के लिए CNS में बता रहा हूँ। बाकी आपको एक्यूट के लिए CNS आपको पता है, जिसमें S1 पड़ता है और एक में P1 पड़ता है। तो और ऐसे आपको अगर L2 बनाना है तो L2 में 3 मेडिसिन पड़ी है। अब आप 3 मेडिसिन को 30 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 ml, यानी तीनों मेडिसिन को आपको 10 ml निकाल करके 30 ml बना लेना, तो 30 ml आपकी L2 बन जाएगी। इसी तरह 30 ml आपकी L3 बन जाएगी। जो भी कंपाउंड मेडिसिन आपको बनाना है, उस कंपाउंड मेडिसिन का अगर आपको जैसे मान लीजिए आपके कोई भी कंपाउंड मेडिसिन बना करके अपने टेबल पे बगल में रखना चाहते हैं, तो उस कंपाउंड मेडिसिन में जितनी दवाएं पड़ी हुई हैं उन दवाओं को की संख्या को 30 ml से भाग दे दीजिए, और जितना रेशियो आता है उतना उतना आप 450 ml से निकाल करके अपने बॉटल में भर लीजिए। वो आपका कंपाउंड मेडिसिन आपके टेबल पर रहेगा बिल्कुल। इससे और इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी भी होगी। फिर आप उस 30 ml से CNS का यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे आपको 10 बूंद, 5 बूंद, 4 बूंद देना है, यानी फिर उस 30 ml से आप अगले 30 ml को डिस्टिल वाटर में पेशेंट को दे सकते हैं। ये कुछ कन्फ्यूजन की बातें थी जो मैंने आपको आज जल्दी जल्दी पूरा किया, चूँकि कई दिन बाद आपके बीच आया था और हमारे तमाम चाहने वाले साथी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा क्लास काफ़ी दिनों से नहीं चल पा रहा, या किसी मेडिसिन पे चर्चा नहीं हो रही है, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा गैप हो गया था। तो मेरी व्यस्तता लगभग अब समाप्त हो चुकी है। आज कंप्लीट रेस्ट करूंगा इस लेक्चर के बाद, और कल सुबह से मैं फिर आपकी किताब पर लग जाऊंगा। आप मेरे इस चुनाव से अपने आप को न जोड़ें। आप इस बात से आश्वस्त रहें कि मैं विशुद्ध रूप से एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूँ पहले, उसके बाद मैं प्रिंसिपल हूँ, और उसके बाद अगर मैं जीत भी जाता हूँ आप सबके स्नेह और प्यार से, तो मैं उसके बाद MLC हूँ। मैं सदन में रहूँ या सदन के बाहर रहूँ, मैं घर में रहूँ या घर के बाहर रहूँ, मेरे हर जहन में, हर नर्व में, हर सांस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही रहेगी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ ही शरीर को मैं छोड़ूंगा। अगर मैं अपने साथियों के स्नेह प्रेम से, उनके सपोर्ट से मैं सदन में पहुंचता हूं, तो मैं एज ए सदन का मेंबर मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति और उसके प्रचार प्रसार की मांग को सबसे पहले रखूंगा। शिक्षकों के समस्याओं को तो मेरा उनके साथ मेरे हरदम मेरा उनका साथ है, उनकी समस्याओं को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन आप ये ना समझें कि मैं शिक्षकों की मांग के साथ आपको भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में जो कई साथियों ने इस बात की चर्चा, कई साथियों ने लिखा भी था मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कि सर अगर आप एक टीचर हैं तो आप इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते, या आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अच्छे टीचर नहीं हो सकते। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जो लोग पॉली क्लिनिक चलाते हैं, पॉली क्लिनिक आप समझ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का मिक्सचर चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं? ये व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो एक साथ कितने काम कर सकता है, और ईश्वर की ये एक गिफ्ट होती है। आपको शायद यही पता है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ और एक डॉक्टर हूँ, लेकिन हमारे तमाम चाहने वाले इस बात को जानते हैं कि मैं आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ा हुआ विज्ञापन का अनाउंसर हूँ, न्यूज़ रीडर हूँ, कमेंटेटर हूँ, मैं तमाम विधाओं से जुड़ा हूँ, और साथ ही साथ मैं एक एक्टर भी हूँ। मैं स्टेज पर एक्टिंग भी करता था और आज भी मौका मिलता है तो करता हूँ, और मैं एक अच्छा गायक भी हूँ, सिंगर भी हूँ। जब मुझे मौका मिलता है तो मैं गुनगुना भी लेता हूँ। बस आपके अंदर काम करने की एक लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, लेकिन आपको किसी काम का अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने उस पद का घमंड नहीं होना चाहिए, अपना मितव्यता, अपनी फ्रेंडशिप सर्किल आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं आज चर्चा कर रहा था अपने साथियों से, जब मैं इलेक्शन ऑफिस से वापस आ रहा था गोरखपुर से, तो मैंने कहा देखिए मैं दाल रोटी खाता हूँ, मैं पैदल चलता हूँ, मुझे गाड़ी घोड़ा का शौक़ नहीं है, मुझे बहुत बड़े बंगले का शौक़ नहीं है, और अगर मैं MLC बन गया तो मैं पैदल ही चलूँगा, दाल रोटी ही खाऊँगा, और अपने स्वास्थ्य को ऐसे ही मेंटेन रखूँगा जैसे मैं 55 साल, इस समय मैं 57 साल में चल रहा हूँ, और मेरी बॉडी की फिटनेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपने बॉडी पर कितना ध्यान देता हूँ। और ये फिटनेस इस बात का गवाह है कि मैं टू द टाइम टू टाइम अपने आप को सेटअप करता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ वहीं की बात सोचता हूँ। जैसे इस समय मेरा क्लास आपसे चल रहा है तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे आगे और पीछे क्या हुआ है। आज
इसके बाद जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ तो मैं बिस्तर पे आपके बातों को ध्यान रखता हूँ। कॉलेज में रहता हूँ तो कॉलेज की बात ध्यान रखता हूँ, और अगर चुनाव के क्षेत्र में निकला हूँ तो चुनाव के क्षेत्र में बात करता हूँ। आप में से तमाम लोगों के जो कल परसों फ़ोन आए, मैंने तत्काल कहा कि मैं इसमें व्यस्त हूँ, आप शाम को 8 बजे रात में मुझसे बात करिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति मल्टीपर्पज हो सकता है। हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने एक बार कमेंट किया था कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक साथ 2 नाव पे पैर रखते हैं और इस नाते कहीं सफल नहीं होंगे। मैं उन साथी को आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जिस नाव पर पैर रखा है वो नाव बहुत ही आराम से और बड़े आरामदायक तरीके से उसने अपने नदी को पार किया है, और आगे भी मैं नदी को पार करता रहूँगा। मैं एक साथ 2 नाव पे ही नहीं, मैं एक साथ 10 नाव पे पैर रख के खड़ा हो जाऊँ और कूद कूद के चलूँ, तब भी नाव डिसबैलेंस नहीं होगी। ये मेरी अपनी कार्य क्षमता और अपनी कार्यशैली है। तो दीपावली के पूर्व संध्या पर आप सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हुए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपसे इजाज़त चाहता है। कल अगर मुझे अवसर मिलता है और माहौल ऐसा रहता है तो मैं आपके बीच आऊँगा, या आपकी जैसी डिमांड होगी व्हाट्सएप पर या फेसबुक के माध्यम से मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। हमारे तमाम साथी इस समय लाइन पर थे और मैं नाम सबका पढ़ूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। लगभग 70 से ऊपर लोग इस समय हमको देख रहे हैं। और एक सज्जन ने लिखा, ईश्वर आपको सफलता दिलाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं। और देखिए, सफलता और असफलता पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। हमारे तमाम साथियों की ये डिमांड थी कि मैं नामांकन करूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि नामांकन मेरा हो जाए और मेरा पर्चा वैलिड हो जाए। तो आज मेरा नामांकन का पत्र वैलिड हो गया, और आगे भी मेरा प्रयास अपने स्तर से अपने स्टाइल से जारी रहेगा। कर्तव्य मुझे करना है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। मैं उस पर और ईश्वर का आभार व्यक्त करूंगा यदि परिणाम कुछ सार्थक रहता है तो। गौतम गुप्ता जी लिख रहे हैं, हैप्पी दिवाली। महेश बौद्ध जी आपको नमस्कार। हरिशंकर सतपति जी आपको भी नमस्कार। सीमा पांडे जी आपको भी नमस्कार। अशोक कुमार जी नमस्कार जी। राजनारायण साहू जी नमस्कार। रमेश कुमार सिंह जी नमस्कार। आपको सबको दीपावली की शुभकामनाएं। प्रवीण पाटिल जी, डॉक्टर हरीश चंद्र कुशवाहा जी, पिंकी गारी जी, मनोज कुमार ठाकुर जी, सीमा पांडे जी कई बार आ चुकी हैं। बहुत से साथी लाइन पर हैं और सबके नाम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, इस नाते मैं आपको पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप सब साथियों के नाम मैं देख रहा हूं और अभी मैं आप सबको लाइक भी करूंगा। आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको पढ़ लिया। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली टॉपिक पर और अच्छी चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के किसी रोग पर हम आपसे फिर चर्चा आरंभ करेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। हैप्पी दिवाली।